गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल IT टेक PM। आज मैं आपको फरीदाबाद में 12th क्लास का जो IT का एग्ज़ाम हो चुका है उसका मैं सोल्यूशन कराऊंगी। ये एग्ज़ाम अभी अप्रैल 2022 में हुआ है, तो जिन बच्चों का अभी 26 अप्रैल को एग्ज़ाम है ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप एक सैम्पल पेपर करा दीजिए, तो ये सैम्पल पेपर आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो वो आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिए और इसमें आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम किस तरीके का आएगा, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का। देखिए मैं आपको PDF दिखा देती हूँ जो फरीदाबाद में एग्ज़ाम हुआ। देखिए ये PDF है जो फरीदाबाद में एग्ज़ाम हुआ था IT का, उसकी ये थोड़ी ब्लर है इसीलिए मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार की है, वहाँ से मैं आपको ये क्वेश्चंस करा दूंगी। लेकिन हम एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चन, उसमें से पहले जो 3 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 5 मार्क्स के। यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के हैं। उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको तीनों क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने अपने एग्जाम में, कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फिर उसके बाद आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 5, तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके ये होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक क्वेश्चन नंबर 8 तक होंगे आपके 3 मार्क्स के। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 38 तक आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आप देख सकते हो, ये वाला सेक्शन बना रखा है। लेकिन आपके जो MCQ क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आपके MCQ रहेंगे, बाकी 15 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 1 मार्क्स के फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में आएंगे। और जो फरीदाबाद में एग्ज़ाम हुआ है उसका एक ही सेट आया है, लेकिन सेम जो 10th क्लास के बच्चे थे अभी उनके 4 सेट आए थे, तो हो सकता है 12th क्लास के बच्चों के भी 4 सेट आए, लेकिन क्वेश्चन सेम थे। सभी सेट के अंदर क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज था। इवन जो MCQ क्वेश्चन थे वो भी सेम थे, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो 14th क्वेश्चन से लेके 28th क्वेश्चन तक, 28th क्वेश्चन तक आपके फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे। ये 15 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 29 से लेके 38 तक आपके ये जो 10 क्वेश्चन होंगे ये आपके MCQ रहेंगे। तो ये आपके हैं MCQ। यहाँ पे ये PDF थोड़ी ब्लर है इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है, मैं वहाँ से आपको सारे के सारे यही सेम क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे समझाने वाली हूँ। आई होप सभी बच्चों को जो मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे मैम एग्ज़ाम पैटर्न बता दीजिए, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं आपको वो सब कराने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको कराने वाली हूँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 14th क्वेश्चन से लेके 38th क्वेश्चन तक करेंगे जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको 1st से लेके 13 तक जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उनको मैं आपको कराऊंगी। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा जो 14th क्वेश्चन आया था एग्जाम में 1 मार्क्स का, वो क्या था आपका फुल फॉर्म ऑफ DBMS। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फरीदाबाद वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। तो RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर DB पूछा जाए तो DB स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। नेक्स्ट है हमारी SQL, अगर आपसे पूछा जाए तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो साथ में ये फुल फॉर्म भी याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन हमारा था अ रिलेशन इन अ डेटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड। डेटाबेस में रिलेशन को हम क्या कहते हैं, तो डेटाबेस में हम रिलेशन को बोलते हैं टेबल। तो इसी के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कॉलम को क्या बोला जाता है डेटाबेस में, तो कॉलम को एट्रीब्यूट या फील्ड हम कहते हैं, रो को हम टपल या रिकॉर्ड कहते हैं। साथ में क्वेश्चंस भी याद रखना। देखिए कुछ क्वेश्चंस होंगे आप अपने एग्जाम में देखोगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं आपको 4-5 क्वेश्चन। लेकिन कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि यहाँ पे अगर DBMS पूछा गया तो आपके एग्जाम में RDBMS की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, तो मैंने उसके साथ जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सपेक्टिंग है मैंने वो भी कराए हैं साथ के साथ, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16
17 की, अ कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट प्राइमरी की इज़ कॉल्ड। एक कैंडिडेट की जिसको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया है तो वो हमारी कहलाती है अल्टरनेट की। नेक्स्ट हमारा 17th क्वेश्चन है, एक्सेस टू द डेटाबेस इज़ अ मैटर ऑफ, मतलब आप कितना डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो, कौन पर्सन उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, तो ये हमारा कौन बताता है, अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन प्रोसेस ये बताती है कि कौन पर्सन, कौन एम्प्लॉय कितने डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है और कितना डेटाबेस देख सकता है या उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट हमारा 18th क्वेश्चन है, अ पासपोर्ट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट सर्टिफाइज द होल्डर आइडेंटिटी एंड डैश। एक जो पासपोर्ट होता है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। आप सभी को पता है, अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में विजिट करना है या वहाँ पे रहने के लिए जाना है तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जो पासपोर्ट होता है वो हमें क्या बताता है, हमारी आइडेंटिटी को बताता है और हमारी कंट्री को बताता है, यानी कि हमारी नागरिकता को बताता है, हमारी सिटीजनशिप को बताता है कि हम किस कंट्री के नागरिक हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, द 3 बेसिक पैटर्न ऑफ फिंगरप्रिंट रेज। फिंगरप्रिंट रेज के ऊपर 3 बेसिक पैटर्न्स होते हैं, नंबर 1 आर्क, सेकेंड लूप और थर्ड हमसे पूछा गया है तो थर्ड होता है हमारा WHORL, WHORL। नेक्स्ट हमारा 20th क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ RTO। RTO की फुल फॉर्म क्या होती है? जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो तो आपको RTO ऑफिस पे जाना पड़ता है, वहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो आप, या फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो भी आपको RTO वेबसाइट के ऊपर ही जाना होता है। तो RTO की फुल फॉर्म क्या होती है? RTO स्टैंड्स फॉर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21st क्वेश्चन की, फुल फॉर्म ऑफ AUA। AUA 2 एजेंसी होती है, 2 अथेंटिकेशन एजेंसीज होती हैं, एक होती है AUA, एक होती है आपकी ASA। सबसे पहले मैं आपको बता दूं AUA की फुल फॉर्म क्या होती है, अथेंटिकेशन यूजर एजेंसी। AUA की तरह ही एक दूसरा होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो AUA को ही हम KUA भी बोल देते हैं और उसकी फुल फॉर्म होती है KYC यूजर एजेंसी। KYC आई थिंक आप सबको पता होगा, KYC की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर यूजर एजेंसी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एक एजेंसी होती है हमारी ASA। ASA की फुल फॉर्म होती है अथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी। ये दोनों ही अथेंटिकेशन एजेंसी हैं जो किसी भी पर्सन को अथेंटिकेट करने के लिए यूज़ करती हैं, उसके ऊपर काम करती हैं। नेक्स्ट ASA की तरह ही या ASA को ही हम KSA भी बोल देते हैं, तो KSA की फुल फॉर्म होती है KYC सर्विस एजेंसी। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए EKYC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो EKYC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। EKYC ज़रूर पढ़ के जाना, मुझे जहाँ तक लगता है 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी कस्टमर की वेरिफिकेशन के लिए, अथेंटिकेशन के लिए EKYC की जाती है। जैसे आपने पेटीएम वगैरह के लिए भी देखा होगा, आपको EKYC करनी पड़ती है, तो वो हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22nd क्वेश्चन की, फुल फॉर्म ऑफ FAR। FAR की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये बायोमेट्रिक के अंदर होता है। तो FAR की फुल फॉर्म होती है फॉल्स एक्सेप्टेंस रेशियो या रेट। तो आपको दोनों लिख के आना है एग्जाम में, रेशियो स्लैश करके रेट भी लिखना है। उसके बाद FAR के अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है FRR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो FRR की फुल फॉर्म होती है फॉल्स रिजेक्शन रेशियो या रेट। या फिर आपसे पूछा जा सकता है FTA की फुल फॉर्म क्या है, तो FTA की फुल फॉर्म होती है फेलियर टू एक्वायर। तो ये साथ में ये दोनों फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका 23rd क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ IEC। जब मैंने आपको बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स कराए थे तो उस टाइम पे मैंने आपको IEC, ISO, ANSI इन सभी के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप 12th क्लास की 12th IT क्लासेस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाके वीडियोस देख सकते हो। मैंने यूनिट 3rd तक वहाँ पे वीडियो करा रखी है। तो IEC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ISO क्या होता है, तो ISO होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आपसे ANSI पूछा जाए तो ANSI की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हमारा 24th क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PCA। आपको मैंने फेस रिकॉग्निशन अप्रोचेस के अंदर कुछ अप्रोचेस कराई थी, उसमें से हमारे पास एक अप्रोच थी PCA। तो यहाँ पे पूछा गया PCA की फुल फॉर्म क्या है, तो PCA की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसके साथ साथ वहाँ पे और भी मैंने आपको अप्रोचेस कराई थी, जैसे 3D कराया था। तो अगर 3D की फुल फॉर्म पूछी जाए तो 3 डायमेंशनल। और अगर LDA अप्रोच के बारे में पूछा जाए, उसकी फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे, तो याद रखना लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस।
नेक्स्ट हमारा 25th क्वेश्चन है, द मेन हार्डवेयर पार्ट ऑफ ओसीआर। ओसीआर का सबसे मेन हार्डवेयर पार्ट क्या होता है? देखिए ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यूज़ किस लिए किया जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ओसीआर में सबसे मेन जो हार्डवेयर पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? आपका स्कैनर। ओसीआर की फुल फॉर्म याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हमारा 26th क्वेश्चन है, अ कोमा इज यूज टू इंडिकेट डैश इन अ सेंटेंस। कोमा का सेंटेंस के अंदर किस लिए यूज़ किया जाता है? कोमा एक पंक्चुएशन मार्क होता है, आप इंग्लिश के अंदर यूज़ करते होंगे, सेंटेंस लिखते हुए यूज़ करते हो। जैसे कि अगर आपके पास 2-3 चीज़ें हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैंने पेन, पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा है, तो मैं कैसे लिखूंगी सेंटेंस? आई बॉट पेन, कोमा, पेंसिल एंड ज्योमेट्री बॉक्स। लेकिन बोलते हुए आप कोमा वर्ड नहीं बोलते हो, मीन्स कोमा पंक्चुएशन मार्क नहीं बोलते हो। तो कोमा जो ये होता है वो सेंटेंस के अंदर पॉज के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब आपको वहाँ पे बोलते हुए रुकना है, ठहरना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोमा। तो याद रखना कोमा एक पंक्चुएशन मार्क होता है और ये इंग्लिश के अंदर यूज़ किया जाता है। टोटल जो बेसिक पंक्चुएशन मार्क होती है इंग्लिश के अंदर वो 15 होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल पंक्चुएशन मार्क कितनी होते हैं, तो 15 होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पंक्चुएशन मार्क है, जैसे कि फुल स्टॉप होता है किसी भी सेंटेंस के टर्मिनेशन में, मतलब एंड में हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। या फिर हमारे पास एक बड़ा नाम है, बड़ी स्पेलिंग है, जैसे कि डॉक्टर आप पूरा ना लिख के DR करके फुल स्टॉप लगा देते हो, ऐसे ही प्रोफेसर पूरा ना लिख के PROF लगा के हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट नेम को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क आप सभी को पता होगा, जहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। पोस्ट्रॉफी के बारे में अगर पूछा जाए, पोस्ट्रॉफी किस लिए यूज़ करते हैं सेंटेंस में? तो बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए। अगर हम इन्हें ये बोलना है कि ये राधा की बुक है तो हम क्या कहेंगे? दिस इज़ राधाज बुक। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा के S लगाया जाता है, वो होता है अपोस्ट्रॉफी। या फिर दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करने के लिए भी हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश में काफ़ी सारे वर्ड देखे हैं, कैन नॉट, दोनों को कंबाइन करके हम कांट लगा देते हैं CAN, और ऊपर अपोस्ट्रॉफी लगा के हम T लगा देते हैं, तो ये होती है अपोस्ट्रॉफी। तो ये भी पंक्चुएशन मार्क याद रखना कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क हम किस लिए यूज़ करते हैं। कोमा आ चुका है एग्जाम, हो सकता है आपके एग्जाम में अपोस्ट्रॉफी पूछ लिया जाए, तो अपोस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता है बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए। नेक्स्ट हमारा 27th क्वेश्चन है, इन स्प्रेडशीट व्हेन अ सिंगल सेल इज सिलेक्टेड इट इज़ कॉल्ड। अगर स्प्रेडशीट के अंदर हम एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है एक्टिव सेल। सेम अगर आपसे ये पूछा जाए मल्टीपल सेल्स को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? व्हेन अ नंबर ऑफ सेल इज सिलेक्टेड इट इज़ कॉल्ड सेल रेंज, उसको हम बोलते हैं सेल रेंज। नेक्स्ट हमारा 28th क्वेश्चन है, इन स्प्रेडशीट डैश इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल इन वर्टिकल मैनर। वर्टिकल मैनर में सेल्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? देखिए आप सभी को पता है जो स्प्रेडशीट होती है हमारी वो रो और कॉलम के मिलने से बनती है। तो रो होते हैं, उसके अंदर कॉलम होते हैं, और सेल क्या होता है? जहाँ पे रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल। तो वर्टिकल सेल्स जो होते हैं उसकी अरेंजमेंट आपकी क्या कहलाती है? कॉलम। सेम अगर आपसे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल सेल्स की अरेंजमेंट क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होगा रो। नेक्स्ट हमारा 29th क्वेश्चन से अब हमारे MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। 29 से लेके 38 तक ये आपके 10 MCQ रहेंगे। तो देखिए 29th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो देखिए कम्युनिकेशन हमारी एक 2 वे प्रोसेस है जिसके अंदर एक पर्सन अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर हमें किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है? मैसेज सेंड करने के लिए हमारे पास सेंडर होगा, मैसेज को रिसीव करने के लिए जो होंगे उन्हें हम बोलते हैं रिसीवर, जो हम इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाएंगे उसे हम बोलेंगे मैसेज, जिस माध्यम से पहुंचाएंगे उसे हम बोलेंगे चैनल, और रिसीवर आपके मैसेज को सुनकर जो रिस्पॉन्ड करेगा उसे हम बोलते हैं फीडबैक। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? नहीं पूछा गया है यहाँ पे, तो टाइम एलिमेंट नहीं होता कम्युनिकेशन का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टाइम। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन में पूछा गया द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? किसी की बातों को ध्यान से सुनना, उसको समझना, रिस्पॉन्ड करना, उनकी बातों को याद रखना, वो कहलाता है हमारा एक्टिव लिसनिंग। तो पहली स्टेज हमें बतानी है एक्टिव लिसनिंग की क्या रहेगी। तो अगर आप सुन रहे हो तो सुनने में हम सबसे पहली स्टेज क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो
फर्स्ट स्टेज आपकी क्या रहेगी, रिसीव। अगर हम एक्टिव लिसनिंग में बाकी स्टेजेस के बारे में बात करें, टोटल जो स्टेजेस होते हैं एक्टिव लिसनिंग के अंदर वो 5 स्टेजेस होती है। सबसे फर्स्ट स्टेज रहेगी आपकी रिसीव, आप मैसेज को रिसीव करोगे। सेकेंड स्टेज रहेगी आपकी अंडरस्टैंड, आप मैसेज को रिसीव करने के बाद उस मैसेज को अंडरस्टैंड करोगे। थर्ड स्टेज होगी आपकी रिमेंबर, उस मैसेज को याद रखोगे। और फोर्थ स्टेज होगी आपकी इवेल्युएट, आप उस मैसेज को क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, उसका मूल्यांकन करोगे। और लास्ट में क्या करोगे, आप सेंडर को रिस्पोंड करोगे, जिसे हम कहते हैं रिस्पोंड स्टेज। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं, आप ये भी याद रखना। अगर लास्ट स्टेज पूछी जाए आपसे तो आप बताओगे रिस्पोंड, आपकी स्टेज होगी लास्ट। ये क्वेश्चन 3 या 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि एक्टिव लिसनिंग के स्टेजेस के बारे में बताओ, तो आप ये 5 की 5 स्टेजेस के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन, अ सिंपल सेंटेंस हैज़ डैश सब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं? आप सभी को पता होगा सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ परफेक्ट मीनिंग। जो हमें एक परफेक्ट मीनिंग दे उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। सेम अगर ये आए, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट डजेंट गिव अ परफेक्ट मीनिंग या कंप्लीट मीनिंग, तो उसके लिए आपका आंसर होगा फ्रेज। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता है हमें तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज। लेकिन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है लेकिन हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे तो उसे हम बोलते हैं फ्रेज। अगर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और हमें कंप्लीट मीनिंग देता है तो वो हमारा कहलाता है सेंटेंस। तो अब सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे पूछा गया है सिंपल सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम सेंटेंस में बात करें कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है, तो सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस मैंने आपको बताया 2 तरह के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगी और एक ही ऑब्जेक्ट होगा, उस सेंटेंस को हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1। यहाँ पे देख सकते हो आप, अ सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज़ ओनली 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट एंड हैज़ ओनली 1 फाइनाइट वर्ब, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। सेम जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लोजेस से मिलके बना होता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पूछा जाए तो आप वहाँ पे आपका आंसर होगा 2 या मोर देन 2 सबऑर्डिनेट क्लोज से मिलके हमारा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32nd क्वेश्चन की, देयर आर डैश पंचुएशन मार्क इन इंग्लिश। मैंने अभी अभी बताया था आपको कितने पंचुएशन मार्क होते हैं बेसिक इंग्लिश के अंदर, 15 पंचुएशन मार्क होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15। 33rd क्वेश्चन है हमारा, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट आपको कैसे पता चले इस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? अगर आप क्वेश्चन में आंसर करते हो व्हाट करके और आपको आंसर मिल जाए व्हाट करने से, तो आपका होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आई ईट एप्पल। अगर आप पूछते हो व्हाट आर यू ईटिंग, तो मैं आंसर क्या मिलेगा आपको, एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल जो है आपका वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आप इस तरीके से पता कर सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको आंसर करना होगा टू हुम या व्हाट फॉर हुम करके। अगर आपको क्वेश्चन करते हो और आपको आंसर मिलता है टू हुम या फॉर हुम करके, तो आपका आंसर वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पूछा जाए क्वेश्चन करने के लिए क्या पूछोगे आप, तो टू हुम या फॉर हुम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा आपका, व्हाट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 34th क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। एक रिलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एक रिलेशन के अंदर क्या कहलाती है, उस रिलेशन की डिग्री। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे, कॉलम्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट हमारा 35th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। टोटल नंबर ऑफ रो क्या कहलाती है रिलेशन के अंदर? तो टोटल नंबर ऑफ रोज क्या कहलाती है, उस टेबल की कार्डिनैलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्डिनैलिटी। नेक्स्ट हमारा 36th क्वेश्चन है, DB2 डेटाबेस इज डेवलप्ड बाय। DB2 डेटाबेस जो है हमारा वो किस कंपनी ने डेवलप किया था? तो डेवलप किया था IBM कंपनी ने। ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है DB2। और भी काफ़ी सारे हैं हमारे, MySQL, NoSQL, Oracle, MS Access। तो मैंने ये आपको पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल करा रखे हैं वीडियो में, आपको लिंक भी मिल जाएगा आई बटन के अंदर, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ी ओपन सोर्स कंपनी कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा MySQL। अगर आपसे ये पूछा जाए गूगल और फेसबुक कौन से
डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? तो आपका आंसर रहेगा नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है गूगल और फेसबुक कंपनी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि एमएस एक्सेस किस कंपनी ने डेवलप किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया, क्योंकि नाम के आगे लिखा हुआ है एमएस एक्सेस। और ओरेकल कंपनी ने ही डेवलप किया है। इस तरीके की कुछ पॉइंट्स जो है आपको वहाँ पे वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 37th क्वेश्चन की। आधार नंबर इज़ अ डैश डिजिट नंबर। आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? तो आधार नंबर होता है आपका 12 डिजिट का। नेक्स्ट हमारा 38th क्वेश्चन है, द गॉसियन फेस एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड इन। कब डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था 2014 में। और डेवलप कहाँ किया गया था? रिसर्चर ने इसको हांगकांग यूनिवर्सिटी के अंदर डेवलप किया था। और इसका जो फेशियल आइडेंटिफिकेशन स्कोर था वो था 98.52%। तो अगर आपसे आइडेंटिफिकेशन स्कोर पूछा जाए तो आप याद रखना 98.52% है। कहाँ पे डेवलप किया गया था? हांगकांग यूनिवर्सिटी के अंदर डेवलप किया गया था। तो ये थे आपके 1 मार्क्स के 25 क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहले जो 3 क्वेश्चन है आपके वो 5 मार्क्स के हैं। उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उन्हीं को अटैम्प्ट करना। और 5 मार्क्स का है तो आप ज़्यादा डिटेल में आपको उसके बारे में लिखना होगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया है यहाँ पे, एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ये बताइए डेटाबेस सिस्टम यानी कि डीबीएमएस क्या होता है? तो डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डीबीएमएस। तो अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट हमारी एडवांटेज है रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है वो रिडंडेंसी को कम करता है। कम कैसे करता है? डीबीएमएस के अंदर जितना भी डाटा होता है हमारा वो सारा एक ही जगह पे स्टोर होता है, आपस में लिंक्ड होता है। लिंक्ड होने की वजह से डाटा में रिडंडेंसी कम होती है। और लिंकिंग के लिए हमें रिडंडेंसी की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है डीबीएमएस के अंदर रिडंडेंसी होती नहीं, होती है लेकिन कम होती है। डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है वो रिडंडेंसी को क्या करता है? रिड्यूस करता है। मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बताऊँ उसके अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ अभी बोल के आपने इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। और ज़्यादा ही आपको डिटेल में देखना है तो मैंने डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस और फाइल बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस करा रखे हैं वीडियो में, तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, इम्प्रूव्ड डेटा शेयरिंग। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम आसानी से दूसरों के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। इवन हम उसके ऊपर परमिशन लगा सकते हैं कि कौन पर्सन, कौन एम्प्लॉय कितना डेटा देख सकता है या कितने डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो हम इस तरीके की भी परमिशंस लगा के आसानी से दूसरों के साथ डेटा को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा डेटा कंसिस्टेंसी। यहाँ पे क्या होता है? सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर होता है और आपस में लिंक्ड होता है। लिंक्ड होने की वजह से क्या है कि अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होती है तो वो मॉडिफिकेशन हर जगह पे हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसीलिए डेटा में क्या बनी रहती है? कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से डेटा एक्सेस करोगे तो आपको कुछ और डेटा मिल रहा है, दूसरी जगह से अगर आप डेटा एक्सेस कर रहे हो तो आपको कुछ और डेटा मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है? डेटा में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, डेटा इंटीग्रिटी। अगर डेटा में रिडंडेंसी नहीं होगी, डेटा में कंसिस्टेंसी होगी तो हमारा डेटा क्या होगा? इंटीग्रेटेड होगा। इंटीग्रेटिव का मतलब होता है कि हमारा डेटा एक्यूरेट होगा, हमें एक सही डेटा मिलेगा, तो उसे हम बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी में आप ये लिख सकते हो रिडंडेंसी कम और कंसिस्टेंसी के होने की वजह से हमारे डेटा में इंटीग्रिटी बनी रहती है, इसीलिए हमें एक एक्यूरेट डेटा, सही डेटा मिलता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है सिक्योरिटी। डीबीएमएस हमें काफ़ी सारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटाबेस को सिक्योर रख सकते हैं ताकि किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ना हो डेटाबेस में। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, बैकअप एंड रिकवरी। डीबीएमएस टाइम टू टाइम हमारे डेटाबेस का बैकअप बनाता रहता है ताकि अगर किसी तरीके का डेटा लॉस होता है तो हम अपने डेटाबेस को आसानी से रिकवर कर सकें। नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हो डेटा एटॉमिसिटी। डीबीएमएस के अंदर जब ट्रांजेक्शन दोनों एंड पे कंप्लीट हो जाती है तभी ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट मानता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की और बीच में किसी भी तरीके का कोई फेलियर हो जाए तो डीबीएमएस उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल दिखा देता है। नहीं, उस ट्रांजैक्शन को पेंडिंग रखेगा जब तक वो दोनों एंड पे कंप्लीट नहीं होती है, तब तक ये उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं दिखाता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है? डेटा में एटॉमिसिटी होती है। तो आप ये 7 मैंने आपको एडवांटेजेस कराई हैं, इनको, इनके बारे में ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनकी आपने हेडिंग बना के इनके बारे में लिखना है जो मैंने आपको भी समझाया है।
नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेटअप रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या, जब आप आरटीओ ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे क्या क्या आपको सेटअप मिलता है, क्या क्या प्रिपरेशन होती है वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करने के लिए, तो हमें उन सभी चीज़ों के बारे में बताना है। आपको ये नहीं बताना कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे या ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है, आपको ये बताना है कि क्या क्या सेटअप रिक्वायर्ड है ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए। इसको आप डीएल भी बोल सकते हो, अगर डीएल की फुल फॉर्म आए तो आप बता देना ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप आरटीओ ऑफिस में जाते हो, आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे, आरटीओ की वेबसाइट पे उसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस को विजिट करना होगा। विजिट किस लिए करोगे, अथेंटिकेशन के लिए, आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस में जाने के बाद आरटीओ ऑफिसर जो होगा वो स्क्रीन पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करेगा, आपकी सिग्नेचर और फोटो वगैरह क्लिक होगी वहाँ पर, और उसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आरटीओ आपको डेट और टाइम असाइन करता है ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो उस दिन आपने जाना है आरटीओ ऑफिस में, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। जहाँ पर आप जाओगे, आपका ऑनलाइन टेस्ट जहाँ पर होगा वहाँ पे आपको 5-6 कंप्यूटर मिलेंगे और वो सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी होगा, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट होगा, एसी भी होगा। देखिए, हमें वहाँ पे बताना है कि आप डीएल बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे क्या क्या सेटअप रिक्वायर्ड है। तो ये सब चीज़ टर्म्स आपने लिखनी है कि एसी एयर कंडीशनड हॉल होगा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी फैसिलिटी होगी वहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाता है, पास हो जाता है ऑनलाइन टेस्ट, तो फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। आरटीओ ऑफिसर की प्रेजेंस में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगर 4 व्हीलर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको 4 व्हीलर की ज़रूरत होगी, और वहाँ पे कार ट्रैक ग्राउंड ऑलरेडी होगा, वहाँ पे आपका एक्चुअल टेस्ट होगा आरटीओ ऑफिसर की प्रेजेंस में। वो काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करेगा, जैसे कि आपके रोड साइड इंडिकेटर या सिग्नल्स आपके टेस्ट होंगे, वहाँ पे आप सिग्नल्स दे रहे हो अच्छे से या नहीं दे रहे हो, कितने स्मूथली गियर को यूज़ कर रहे हो, साइड और रेयर व्यू मिरर जो है उनको कैसी कितने अच्छे तरीके से आप यूज़ कर रहे हो। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो आरटीओ ऑफिसर ऑब्जर्व करेगा आपकी। अगर आप 2 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बाइक वगैरह होनी चाहिए। तो वहाँ पे 8 नंबर की शेप बनी होगी, आपको बोला जाएगा इस शेप को ट्रेस करना है बिना पाँव को नीचे रखे, ग्राउंड पे नीचे रखे, इस 8 नंबर की जो शेप है उसको ट्रेस करना है आपने। तो ये सारे के सारे आपके वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट में चीज़ें होंगी। उसके बाद जैसे ही आपका ड्राइविंग टेस्ट सक्सेसफुली क्लियर हो जाएगा तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट होकर आपके एड्रेस पर आ जाता है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस मेंशन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि पासपोर्ट क्या होता है। तो पासपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है, हमारी आइडेंटिटी के बारे में बताता है और हमारी नागरिकता बताता है कि हम किस देश के नागरिक हैं। और जो पासपोर्ट है वो अधिनियम 1967 के थ्रू हमें इशू होता है। तो ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हो। पासपोर्ट आजकल बायोमेट्रिक पासपोर्ट होने लगा है, उसके ऊपर हमारी डेमोग्राफिक डिटेल्स भी होती है, बायोमेट्रिक डिटेल्स भी होती है। तो ये सब मेंशन करके फिर आप लिख सकते हो कि क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है इस वेबसाइट के ऊपर www.passportindia.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए होम पेज पर ही आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे, जैसे आपसे आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये डिटेल्स पूछी जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप इन डिटेल्स को फिल कर दोगे, और जैसे ही इन डिटेल्स को सबमिट करोगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे कि आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दोगे, उसमें कुछ डिटेल्स होंगी पासपोर्ट के लिए, वो एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर दोगे। फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट कर दोगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होते हैं, जैसे एज प्रूफ,
एड्रेस प्रूफ, ये कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको अपलोड करने होते हैं। डिटेल में मैंने आपको पासपोर्ट वाली वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। उसके बाद आप अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट बुक करोगे। जो भी आपके आसपास पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसके लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको उसी डेट को पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना है। वहाँ पर जाते ही आपका सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होगा और आपको एक टोकन नंबर इशू कर दिया जाएगा। टोकन नंबर का मतलब ये कि आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा, एक सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा। उसी सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा, सबसे पहले आपका डेटा वेरिफिकेशन होगा। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया जाएगा। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स फिल की हैं उन सभी डिटेल्स को चेक किया जाएगा कि वो सारी डिटेल्स ठीक आपने फिल की हैं या नहीं। उसके बाद आपकी वाइट बैकग्राउंड में एक डिजिटल कैमरा की हेल्प से वहीं पर पासपोर्ट सेवा केंद्र वाले जो ऑफिसर हैं वो आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे वाइट बैकग्राउंड में। उसके बाद आपके बायोमेट्रिक डाटा को कैप्चर किया जाएगा, जैसे फिंगरप्रिंट का डाटा है, हमारे आइरिस का डाटा है, सारा जो बायोमेट्रिक डाटा है वो दोबारा से वहाँ पर कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाएगा और पासपोर्ट सेवा केंद्र वाले भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो स्कैन कॉपी है उसे पासपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे। आपने भी अपलोड किए थे और पासपोर्ट सेवा केंद्र वाले भी अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको ये सब ड्यूरेशन में आपको 1 घंटा लग जाता है अप्रोक्स ये सभी काम के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर काम कंप्लीट होता है तो वहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपको बाय SMS आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डेट मिल जाएगी। जिस दिन आपकी SMS के थ्रू आपको पुलिस वेरिफिकेशन की डेट आती है, आपको उस दिन पुलिस स्टेशन जाना होता है। पुलिस ऑफिसर भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेगा, आपके दोबारा से बायोमेट्रिक डिटेल्स को लेगा, आपसे कैप्चर करेगा और उसके बाद जैसे ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका पासपोर्ट सेंड कर दिया जाता है प्रिंट करने के लिए। और जैसे ही आपका पासपोर्ट प्रिंट हो जाएगा तो आपको बाय पोस्ट आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एड्रेस मेंशन किया था। तो ये स्टेप्स थे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो ये सारे स्टेप्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सप्लेन पर्पस ऑफ स्कूल ID कार्ड। स्कूल ID कार्ड के क्या पर्पस होते हैं? आप सभी ने देखा होगा, आप स्कूल में जाते हो तो आपको एक ID कार्ड दिया जाता है, तो उसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है उस स्कूल ID कार्ड का? तो देखिए, स्कूल ID कार्ड का सबसे फर्स्ट जो हम कह सकते हैं मोटिव होता है वो होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ताकि ये पता चल सके ये बच्चा इस स्कूल का है या नहीं है, ये एम्प्लॉय इस स्कूल का या ये टीचर इस स्कूल से बिलोंग करता है या नहीं। तो सिक्योरिटी चेक के लिए हम यूज़ करते हैं स्कूल ID कार्ड। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी अनवांटेड विजिटर ना विजिट करे हमारे स्कूल को बिना हमारी परमिशन के। तो अनवांटेड विजिटर्स को अवॉइड करने के लिए, उनको रोकने के लिए भी स्कूल ID कार्ड का यूज़ होता है। अगर उनके पास स्कूल ID कार्ड नहीं होगा, उनसे पूछा जाएगा आप कौन हो, तो इस तरीके से पता चल जाता है। और काफ़ी सारे स्कूल्स में क्या होता है, विजिटर को भी एक ID कार्ड दिया जाता है, उससे ये पता चलता है कि ये विजिटर हैं, ये विजिट करने के लिए आए हैं स्कूल में। उसके बाद बच्चों को अगर लाइब्रेरी, कैफेटेरिया या फिर स्कूल प्लेग्राउंड के लिए कोई टिकट्स वगैरह पे डिस्काउंट वगैरह है, तो इन सब चीज़ों में भी स्कूल ID कार्ड हेल्प करता है। नेक्स्ट, आजकल जो स्कूल ID कार्ड आने लगे हैं उनके ऊपर बार कोड या मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, जिसको स्कैन करके बच्चे लैब को या फिर के अदर जो फीचर्स हैं स्कूल के अंदर, जैसे कि कॉपी मशीन है या फिर और भी काफ़ी सारी जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं उस बार कोड को स्कैन करके। जैसे आपने देखा होगा कई बार लाइब्रेरी या फिर लैब के जो गेट होते हैं वो बायोमेट्रिक होते हैं, वो आप आई कार्ड स्कैन करोगे तभी वो अनलॉक होते हैं, अदरवाइज़ वो अनलॉक नहीं होते गेट। तो इस तरीके के फीचर्स को एक्सेस करने के लिए भी स्कूल ID कार्ड की ज़रूरत होती है बच्चों को। अगर बच्चों के पास कैश नहीं है और उनको कैंटीन में कुछ खाना है या फिर कोई और सामान लेना है, तो अगर उनके पास कैश नहीं है तो उस केस में भी स्कूल ID कार्ड हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे उद्देश्य हैं स्कूल ID कार्ड को यूज़ करने के स्कूल में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट नोट ऑन सिक्योरिटी रिस्क टू डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क हैं उनके बारे में हमें बताना है। या फिर सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, राइट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी, तो भी आपको यही सेम पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखिए, डेटाबेस सिक्योरिटी में क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क हैं या क्यों ज़रूरी है डेटाबेस सिक्योरिटी। हमें अपने डेटाबेस को ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाना, ताकि किसी भी तरीके की अनऑथराइज्ड एक्टिविटी ना हो डेटाबेस में, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है डेटाबेस सिक्योरिटी की।
सेकेंड है हमारा मालवेयर इन्फेक्शन। मालवेयर इन्फेक्शन जैसे कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, ये सारे के सारे मालवेयर इन्फेक्शन कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस में से गलत तरीके से डाटा को कैप्चर कर लेते हैं या हमारे प्राइवेट डाटा को दूसरों के सामने डिस्क्लोज कर देते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी ना हो डेटाबेस में, तो इससे बचाने के लिए हमें डेटाबेस सिक्योरिटी की ज़रूरत है, या ये भी हमारे डेटाबेस सिस्टम के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। थर्ड है हमारा ओवरलोड। कई बार डेटाबेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है और ओवरलोड होने की वजह से जिन पर्सन्स को अथेंटिकेशन है डेटाबेस को एक्सेस करने की, वो भी उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटी रिस्क रहेगा डेटाबेस के लिए। फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका फिजिकल डैमेज टू डेटाबेस सर्वर। अगर डेटाबेस सर्वर का फिजिकल डैमेज हो जाता है, फिजिकल डैमेज कैसे कि अगर बाढ़ आ जाती है, बिल्डिंग टूट जाती है, कोई भी फायर हैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में क्या है, हमारा डेटाबेस सर्वर डैमेज हो जाता है। तो ये भी हमारे डेटाबेस के लिए क्या रहेगा, एक सिक्योरिटी रिस्क। फिफ्थ पॉइंट आप बता सकते हो, डेटाबेस में कोई भी प्रोग्रामिंग एरर आए या फिर डिज़ाइन फ्लोज आए तो उससे भी हमारा डाटा क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, अगर डेटाबेस में कोई इनवैलिड डाटा एंटर किया जाता है तो उससे हमारा डाटा क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है या फिर हमारा डाटा डैमेज हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे रहेंगे सिक्योरिटी रिस्क डेटाबेस सिस्टम के, जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये जो 5 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, राइट नोट ऑन पाम प्रिंट। पाम प्रिंट क्या होता है? सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो पाम की डिजिटल इमेज को पाम प्रिंट कहा जाता है। पाम के ऊपर काफ़ी सारी क्रिस क्रॉसिंग लाइंस होती हैं। अगर हम पाम की एक डिजिटल इमेज को कैप्चर करके डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं ताकि उसको पाम रिकॉग्निशन सिस्टम रिकॉग्निशन पर्पज़ के लिए यूज़ करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, पाम प्रिंट। सेम अगर आपसे फेस प्रिंट पूछा जाए तो आप फेस में भी, प्रिंट में भी यही बता सकते हो, हमारे फेस की डिजिटल इमेज जिसके अंदर हमारे फेस की बायोमेट्रिक फीचर स्टोर होती है, उसे हम बोलते हैं फेस प्रिंट। इसी तरीके से अगर थंब प्रिंट पूछा जाए तो आप थंब के लिए बता सकते हो, थंब की डिजिटल इमेज जिसके अंदर थंब की जो लाइन्स हैं इन सब की डिटेल स्टोर होती है, मिन्यूशिया की डिटेल स्टोर होती है, उसे आप बोलते हैं थंब प्रिंट। तो प्रिंट वर्ड जब भी आए आप उसको बता सकते हो डिजिटल इमेज उस चीज़ की। तो यहाँ पे ये डिजिटल इमेज किसकी रहेगी, पाम की। पाम के ऊपर हमारी क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो सिर्फ एक लाइन में या 2-3 लाइन में लिख के आपका आंसर कंप्लीट नहीं बनता है। तो आपको ये भी बताना होगा कि पाम प्रिंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कैप्चर की जाती है, जैसे कि उस पर होती है प्रिंसिपल लाइन्स, हार्ट लाइन, हेड लाइन और लाइफ लाइन, इन्हें बोलते हैं हम प्रिंसिपल लाइन। उसके बाद होते हैं हमारे पाम के ऊपर रीजन, फिंगर रूट रीजन, इनसाइड रीजन, आउटसाइड रीजन। नेक्स्ट हमारे होते हैं डेटम पॉइंट। डेटम पॉइंट मीन्स आपके पाम के एंडिंग पॉइंट्स क्या है, मिडल पॉइंट क्या है, उसे हम बोलते हैं डेटम पॉइंट। फोर्थ है हमारा रिंकल फीचर। बाकी अगर आप प्रिंसिपल लाइंस के अलावा देखो, ये जो हार्ट लाइन, हेड लाइन और लाइफ लाइन के अलावा आप लाइंस देखो तो आपकी पाम के ऊपर और भी काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, उन्हें आप रिंकल लाइंस या फिर सेकेंडरी लाइंस बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारी होती है ज्योमेट्रिक फीचर। ज्योमेट्रिक फीचर का मतलब ये है कि आपकी पाम की हाइट कितनी है, आपकी पाम की विड्थ कितनी है, वो सब आएगा आपका ज्योमेट्रिक फीचर में। और भी मिन्यूशिया फीचर वगैरह, ये सारी की सारी पाम प्रिंट के अंदर सारी डिटेल्स स्टोर होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी की हमें ज़रूरत क्यों है? जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर हमें आसपास कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि हमारा मन लगे काम करने का, हमें किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस ना हो, हमें किसी भी तरीके की फिजिकल इंजरी ना हो। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है वर्क प्लेस सेफ्टी की। तो अब हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है टू से नो टू एक्सीडेंट। किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, वर्क प्लेस सेफ्टी की। अगेन मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, एक एक लाइन में आप इनके बारे में लिख सकते हो, हेडिंग बना के एक एक लाइन में आप इनके बारे में खुद से लिख सकते हो। समझिए ध्यान से, अगर समझ में आएगा तो एग्जाम में खुद से इन पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे। सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा टू स्टे हेल्दी एंड एनर्जेटिक। खुद को हेल्दी रखने के लिए, खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए हमें वर्क प्लेस सेफ्टी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा टू हैव लॉन्गेविटी इन लाइफ, ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके, एक लंबी लाइफ जी सके, उसके लिए भी हमें ज़रूरत है वर्क प्लेस सेफ्टी की। अगर आपको किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, कोई फिजिकल इंजरी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आप एक लंबी लाइफ
जियोगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, अपने आसपास लोगों को अवेयर करना, जो भी वहाँ पे हजार्ड है, जो भी वहाँ पे रिस्क है, उन सभी के बारे में अवेयर करना, ताकि उनको भी किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी या फिर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस ना हो। तो पब्लिक अवेयरनेस देने के लिए भी हमें वर्क प्लेस सेफ्टी की नीड है। नेक्स्ट, टू अवॉइड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी लॉस ना हो, किसी भी तरीके की लाइफ लॉस ना हो, तो उसके लिए भी हमें ज़रूरत है वर्क प्लेस सेफ्टी की। प्रॉपर्टी लॉस मीन्स अगर आप किसी कंप्यूटर कंपनी में काम करते हो, IT कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे आप किसी भी कंप्यूटर को, लैपटॉप को डैमेज ना करो या किसी भी और इक्विपमेंट को डैमेज ना करो, लॉस ना करो, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को यूज़ करोगे। तो प्रॉपर्टी लॉस या फिर लाइफ लॉस को अवॉइड करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? वर्क प्लेस सेफ्टी की। नेक्स्ट आप बता सकते हो, टू डिवाइस प्लानिंग फॉर सेफ्टी, सेफ्टी की पहले से प्लानिंग करके रखना, ताकि किसी भी तरीके की फ्यूचर में इंजरी से बचा जा सके। तो आप ये सारे पॉइंट्स बता सकते हो वर्क प्लेस सेफ्टी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व है अर्गोनॉमिक का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्गोनॉमिक है क्या। अर्गोनॉमिक मीन्स वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं या पीपल है, उनका जो वर्क है या फिर उनके आसपास का जो फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है? अर्गोनॉमिक। तो अर्गोनॉमिक के अब महत्व के बारे में बात करते हैं। अगर एक प्रॉपर तरीके से हम कंप्यूटर को यूज़ करें, एम्प्लॉइज़ प्रॉपर तरीके से अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखें, तो उससे क्या क्या हमारी इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हम अच्छे से कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अगर हम अच्छे से अपना वर्किंग प्लेस को यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। बिना किसी स्ट्रेस के अगर हम काम करेंगे, बिना किसी फिजिकल इंजरी के हम काम करेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। सेकेंड क्या है? रिड्यूस द कॉस्ट। आपको एक बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, एक बार लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि आपको कैसे अपने वर्किंग प्लेस को अच्छे से यूज़ करना है। उसके बाद एम्प्लॉइज़ को कम से कम इंजरी होगी, कम से कम स्ट्रेस होगा, तो उससे क्या होगा? आपको किसी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो उससे क्या होगी? आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर आप अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ बिना किसी स्ट्रेस के काम करोगे, तो वर्किंग क्वालिटी जो है वो क्या होगी? इम्प्रूव। नेक्स्ट है हमारा अदर्स। अदर्स में आएगा कि अगर एक हेल्दी एम्प्लॉय होगा, ठीक रहेगा, उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा ऑफिस के अंदर, तो वो एब्सेंट कम रहेगा, इससे क्या होगा? एब्सेंटीज कम होंगे। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस है अर्गोनॉमिक की। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी इन सेफ्टी। सेफ्टी के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज के क्या रोल है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं वो भी हर एक इंस्टीट्यूट के लिए, कंपनी के लिए, हर किसी के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स प्रोवाइड करती हैं। तो वो क्या क्या रोल रहता है एक गवर्नमेंट एजेंसी का सेफ्टी में, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है, गवर्नमेंट एजेंसी ये इंश्योर करती है कि जो मशीनरीज पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिन इक्विपमेंट्स पे एम्प्लॉय काम कर रही हैं, वो सेफ रहे उन एम्प्लॉयज़ के लिए, एक सही तरीके से एम्प्लॉइज़ उन मशीन्स के साथ, उन इक्विपमेंट्स के साथ काम करें, ताकि भी किसी भी तरीके की किसी भी एम्प्लॉय को इंजरी ना हो। नेक्स्ट है हमारा, गवर्नमेंट एजेंसी ये भी इंश्योर करती है कि सारे के सारे एग्जिट पॉइंट या फिर फायर एग्जिट पॉइंट एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग में या इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की कोई मिस हैपनिंग हो गई है, फायर लगी है और एग्जिट पॉइंट पे कुछ सामान रखे हुए, तो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ जो हैं एग्जिट नहीं कर पाएँ। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि मिस हैपनिंग अगर किसी भी टाइम हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए सारे के सारे एग्जिट पॉइंट, फायर पॉइंट्स एक्सेसिबल होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि सभी एम्प्लॉइज़ को एक एडिक्वेट ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो तो कैसे वो अपने आप को सेव कर सके, कैसे अपने आसपास के जो कुलीग्स हैं उनको सेव कर सके, कैसे वो अपने आप को रिस्क से बचा सके। तो ये सारे रोल रहते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के सेफ्टी के उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की, राइट एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक के 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है। 2 नंबर में क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स के नाम भी बताओगे तब भी इनफ है। अगर हम बात करें टोटल प्रिंसिपल्स कितने हैं अर्गोनॉमिक के, तो 10 प्रिंसिपल्स होते हैं, 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं अर्गोनॉमिक के। लेकिन हम बात करते हैं कुछ ही प्रिंसिपल्स की, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट है वर्क इन न्यूट्रल पोस्चर। आपको हमेशा एक न्यूट्रल पोस्चर में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस दे के या फिर बिल्कुल अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके बैठो, नहीं, आप एक नॉर्मल जैसे आप बैठते हो न्यूट्रल
पोस्चर में वैसे बैठो। आपका जो बेंडिंग है वो सी कर्व शेप में होना चाहिए, रिक्लाइंड एंगल में आपको बैठना चाहिए। 100 से 110 डिग्री के एंगल में आप बैठो। चेयर के ऊपर नॉर्मल तरीके से बैठो, ऐसा नहीं है कि आप चेयर पे लीन होके बैठ जाओ। तो ये रहेगा आपका सबसे फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो है वर्क इन न्यूट्रल पोस्चर। न्यूट्रल पोस्चर में आप काम करो। सेकंड है आपका कीप एवरीथिंग इन रीच। अपने आसपास अपनी टेबल के ऊपर आप फाइल्स अपने आसपास रखो जो आपको लगता है मुझे ये फाइल्स अभी रिसेंट चाहिए या मुझे बार बार इन फाइल्स को देखना है, तो उन फाइल्स को आप अपने आसपास रखो। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा आपने काफ़ी दूर रखा हुआ है, आपको स्ट्रेच करके उठानी पड़ रही है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके उस फाइल को एक्सेस करना पड़ रहा है। नहीं, कीप एवरीथिंग इन रीच। अपने आप उसको आसानी से एक्सेस कर सको, इतनी डिस्टेंस पे आप अपनी फाइल्स को रखो। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, वर्क एट प्रॉपर हाइट। आपको एक प्रॉपर हाइट के ऊपर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी हाइट कम है और आपके लिए टेबल हाइट पे ज़्यादा है, या फिर आपकी हाइट कम है तो आपने जो चेयर है उसको ज़्यादा ऊपर हाइट पे रखा हुआ है और आपके पैर ऐसे हवा में लटक रहे हैं। उससे क्या होगा, आपके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पैरों में स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर हाइट के ऊपर काम करना चाहिए। चेयर्स एडजस्टेबल होती है तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हम चेयर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूव, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेच। हमें एक टाइम के बाद, कुछ थोड़े बहुत टाइम के बाद हमें बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत मूव करना चाहिए। छोटी मोटी जो एक्सरसाइज होती हैं उन्हें करना चाहिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए ताकि बॉडी में किसी भी पार्ट में हमें स्ट्रेन फील ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है। किसी भी पर्सन को उसके फेस प्रिंट की हेल्प से, उसकी फेस की फीचर्स की हेल्प से रिकॉग्नाइज करना, उसे हम बोलते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज और सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही इजी है यूज़ करना। आपको सिर्फ कैमरे की साइड देखना है और आपको ये क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कैमरे की साइड देखना है। सेकेंड है, हमने भी कोरोना टाइम में देखा था जहाँ पर भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती थी एम्प्लॉयज़ की, वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फिंगर से लगती थी अटेंडेंस, पंचिंग से होती थी, तो आप जैसे ही हाथ से पंच करोगे, फिंगर रखोगे अपनी, तो आपके हाथ के जो जर्म्स है वो दूसरे को भी टच करेंगे। लेकिन फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में ऐसा नहीं है, आपको किसी भी डिवाइस को टच नहीं करना है, तो इसीलिए ये ज़्यादा हाइजीनिक है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? मैंने अभी बताया था आपको, एक्टिव लिसनिंग मीन्स किसी की बातों को ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंड करना, उनको रिमेंबर रखना, उनको इवेल्युएट करना और फिर रिस्पॉन्ड करना, वो क्या कहलाता है आपका एक्टिव लिसनिंग। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्टिव लिसनिंग में बैरियर बन सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए बैरियर क्या है एक्टिव लिसनिंग के लिए, तब भी यही पॉइंट्स रहेंगे, और फैक्टर अफेक्टिंग करके पूछा जाए तब भी यही पॉइंट्स रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप बता सकते हो बीइंग प्री ऑक्यूपाइड। अगर हम किसी भी काम में पहले से बिजी हैं या जिससे आप बात कर रहे हो वो पहले से किसी और दूसरे काम में बिजी है, तो उतने ध्यान से आपकी बातों को नहीं सुन पाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन पहले से ऑक्यूपाइड है तो आप वो एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएगा। तो ये फैक्टर है एक जो एक्टिव लिसनिंग को अफेक्ट करेगा। सेकंड है नॉइस एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन। अगर किसी भी तरीके का कोई शोर है या फिर विजुअल डिस्ट्रैक्शन है, कोई चीज़ें हम देख रहे हैं बार बार, तो अगर इस तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शन है तो हम अच्छे से दूसरों की बातों को नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट एक्सपीरियंस और माइंडसेट। अगर किसी पर्सन के साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो उसके बारे में हम पहले से एक धारणा बना लेते हैं कि ये पर्सन इस तरीके का, ये पर्सन रूड है या फिर ये पर्सन चीट करता है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, सही बात क्लियरली बात नहीं बताता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले से अपना माइंडसेट बना लेते हैं, और पहले से माइंडसेट बनाने की वजह से हम उस पर्सन के साथ फिर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा जो एक्टिव लिसनिंग को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर का मतलब ये है कि कई पर्सन्स के अंदर क्या होता है, अंदर खुद ही डर होता है, हेजिटेट करते हो, दूसरों के साथ इतने अच्छे से बात नहीं कर पाते, इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होते। इस केस में भी वो अच्छे से दूसरों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, दूसरों की बातों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये भी एक बैरियर रहेगा एक्टिव लिसनिंग में।
नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन टाइप ऑफ एनरोलमेंट इन आधार। आधार के लिए आप एनरोलमेंट कराते हो तो कितने टाइप से आप एनरोलमेंट करा सकते हो। तो 4 तरीके हैं एनरोलमेंट कराने के। सबसे फर्स्ट है डॉक्यूमेंट बेस्ड, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ आधार सेवा केंद्र के अंदर, वो आपके उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपका एनरोलमेंट अगर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड आधार एनरोलमेंट। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल बेस्ड, मतलब कोई सरपंच कोई डॉक्टर लिख के दे रहा है कि ये पर्सन यहाँ का रहने वाला है और उस बेस्ड के ऊपर अगर आपका आधार एनरोलमेंट होता है तो वो आपका कहलाएगा इंडिविजुअल बेस्ड आधार एनरोलमेंट। नेक्स्ट हमारा थर्ड है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड, आपकी फैमिली में किसी का आधार कार्ड बना हुआ है और वो हेड मेंबर है, उनके बेस पे अगर आपका आधार कार्ड बनता है तो वो हमारा होगा हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार एनरोलमेंट। और लास्ट हमारा है चाइल्ड एनरोलमेंट बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज। आजकल क्या होता है 5 साल से कम की उम्र के जो बच्चे उनका एनरोलमेंट हो जाता है आधार का, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, चाइल्ड एनरोलमेंट बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज। ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फरीदाबाद में जो आईटी का एग्ज़ाम हुआ है अभी अप्रैल 2020 में। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता कब हुआ एग्ज़ाम, लेकिन जो अभी एग्ज़ाम हुआ ये उसी का सॉल्यूशन है। यहाँ से आपको ये भी पता चल चुका है कि आपका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे और कैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया है तो आप उसी तरीके से अटैम्प्ट करना। मैं आपको यही बोलूँगी जो भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आप पॉइंट्स में अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, पैराग्राफ मत बनाइए। अगर आप पॉइंट्स में अटैम्प्ट करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।